नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना। भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका को बताया रणनीतिक साझेदार। कहा दोनों देशों के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। मार्को रूबियो ने की सर्जियो के बयान की सराहना। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। देर रात राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। संविधान के दायरे में ही हल निकालने पर दिया जोर। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे आमने सामने। वहीं पुरुष युगल में सात्विक चिराग की जोड़ी भी खेलेगी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य जन मौजूद रहे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से मात दी थी। तो आज राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति के शपथ विधि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही अगर आपको बताएं कि किस तरह का उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है, तो ग्राफिक के जरिए समझिए। 1974 में भारतीय जनसंघ में वो शामिल हुए। 1996 यानी कि 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव नियुक्त हुए। 1998 में कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। डीएमके के विरुद्ध 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता। 1999 में कोयम्बटूर से दोबारा वो सांसद चुने गए, यानी कि 2 बार सांसद रहे हैं। सीपीआई के विरुद्ध 55,000 वोटों से सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की थी। साल 2003 में संयुक्त राष्ट्र सभा में उन्होंने संबोधन दिया। साल 2004 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के तौर पर रथ यात्रा निकाली गई। 93 दिन में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा उन्होंने की। साल 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए। पहले 4 महीने में झारखंड के सभी 24 जिलों की यात्रा की। साल 2023 जब झारखंड के राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया। इसके अलावा पहले 4 महीने में झारखंड के सभी 24 जिलों की उन्होंने यात्रा की, जिस समय में वो झारखंड के राज्यपाल बने। साल 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल भी रहे सीपी राधाकृष्णन। वहीं जुलाई 2024 पुडुचेरी के उपराज्यपाल का कार्यभार भी उन्होंने संभाला था। 31 जुलाई 2024 से उपराष्ट्रपति बनने तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक जीवन उनका रहा है। उसके बाद आज पद एवं गोपनीयता की शपथ उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर ली। 1974 में जनसंघ से वो जुड़े।
देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जिनका एक लंबा सफर है। डीएमके के विरुद्ध 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी जब उन्होंने चुनाव लड़ा। 1999 में कोयंबटूर से दोबारा वो सांसद चुने गए, 2 बार वो सांसद रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में वो राज्यपाल रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। उपराष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता और आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। साल 2004 में तमिलनाडु में भाजपा की तरफ से वो रहे। 93 दिन में 19,000 किलोमीटर की उन्होंने रथ यात्रा की। 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी विशेष रुचि रखते हैं। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। और तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में भाजपा का प्रमुख चेहरा भी सीपी राधाकृष्णन को माना जाता है। वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। 31 जुलाई 2024 से उपराष्ट्रपति बनने तक महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर वो आसीन रहे। सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो तमिलनाडु में अध्यक्ष भी रहे। 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा सीपी राधाकृष्णन रहे हैं। 1998 में उन्होंने कोयंबटूर से सांसद का चुनाव लड़ा। डीएमके के विरुद्ध 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, जो बताती है कि उनका राजनीतिक कद किस तरह से रहा है दक्षिण भारत में। आज उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, बापू को नमन किया। साल 2023 की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल भी वो नियुक्त हुए हैं और इससे पहले 4 महीने में झारखंड के सभी 24 जिलों की उन्होंने यात्रा की है, जो साफ तौर पर बताती है कि किस तरह से जड़ों से जुड़ाव सीपी राधाकृष्णन का रहा है। समाज कार्य में लगातार संलिप्त रहे, राजनीतिक जीवन में भी लगातार प्रगति करते रहे और आज भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ताइवान के लिए पहले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के तौर पर भी सीपी राधाकृष्णन पहुंचे। 1974 में ही वो जनसंघ में शामिल हुए और ये तस्वीरें राजघाट की, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। और शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देश को 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। आज पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई है। उसके बाद सीधे उन्होंने राजघाट का रुख किया है और अब से थोड़ी ही देर में हम सभी जानते हैं कि वो राज्यसभा के सभापति की भूमिका भी निभाएंगे और वो अपना पदभार भी ग्रहण करने वाले हैं। देखिए, आज उपराष्ट्रपति पद पर शपथ ली है सीपी राधाकृष्णन ने और हम जानते हैं कि उनको एक शानदार जीत हासिल हुई जब उपराष्ट्रपति
पद के उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए उम्मीदवार के तौर पर 452 मत उन्हें मिले थे, जबकि विपक्ष और इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेड्डी को महज 300 प्राथमिकता वाले मत ही मिल पाए थे। तो अब उसके बाद आज जो शपथ ग्रहण समारोह है वो राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को। आपने एक स्टोरी के जरिए बताया भी कि उनका जो एक बड़ा अनुभव रहा है। आप देखें, न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण उनकी एक भूमिका रही है। आरएसएस के समर्पित स्वयंसेवक से लेकर बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और राज्यपाल की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई है। हम जानते हैं कि आप देखें कि महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर वो काम करते रहे इससे पहले, और झारखंड में भी हमने देखा थी उन्होंने महत्वपूर्ण तौर पर सामाजिक रूप में काम किया और इस बात की बड़ी चर्चा होती थी। और आज जब वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, और उच्च सदन के संचालन की जो जिम्मेदारी है वो उपराष्ट्रपति के कंधों पर होती है, यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर। तो उसकी जिम्मेदारी भी आज राज्यसभा के सभापति पद की थोड़ी देर में संभालने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। हमारे जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में जब उच्च सदन के संचालन की जो जिम्मेदारी राज्यसभा के सभापति को दी जाती है, जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो निश्चित तौर पर आज उन्होंने शपथ ली है। और जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, राजघाट। तो निश्चित तौर पर हमने उनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखा है सभी ने, जो उनके पास जो एक अनुभव रहा है। दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, और निश्चित तौर पर उनके अनुभव को देखते हुए, उनकी जो एक सामाजिक जीवन को देखते हुए एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, जिसका एक बड़ा समर्थन हमने देखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें एनडीए और कुछ और सांसदों का हासिल हुआ। तो आज उस लिहाज से अब से थोड़ी देर में हम देखेंगे कि संसद भवन परिसर में राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन के तौर पर भी वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया वो हमने देखा कि संपन्न हुई है, और अब शपथ ग्रहण भी हो गया है राष्ट्रपति भवन में, जिसमें आप देखें तस्वीरों में कि देश के कई राज्यों के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, वो भी इसमें उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम इसमें हमने देखा कि देश के जो महत्वपूर्ण गणमान्य लोग हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि वहाँ पर अगर आप देखें सबसे जो प्रमुख गणमान्य लोगों में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह गृह मंत्री, और इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और कई राज्यों के राज्यपाल और प्रतिष्ठित लोग इस समारोह में उपस्थित थे। तो बहुत एक महत्वपूर्ण मौका होता है हम जब देखते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया उससे आगे बढ़ाया गया है। अब इंतजार इस बात का है कि जब वो संसद भवन परिसर पहुंचेंगे और राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 152 वोटों से जब उन्होंने रेड्डी को मात देते हुए ये चुनाव जीता था, उस दौरान जब उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत है, 2047 के विजन को लेकर के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आगे बढ़ने की बात कहते हुए नजर आए। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को एक शानदार जीत हासिल हुई है। इसमें एक तरह से देखें कि जो उम्मीद थी उससे भी अधिक प्राथमिकता वाले मत उन्हें मिले हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये और है कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उससे पहले भले ही अलग अलग दल और अलग अलग गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में होते हैं,
लेकिन जब उपराष्ट्रपति कोई चुन लिया जाता है, जब उसका शपथ ग्रहण हो जाता है, उसके बाद हम जानते हैं कि एक संवैधानिक पद है और उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि राज्यसभा के संचालन की, सफल संचालन की, जिसमें सभी को साथ लेकर चलना होता है, सभी दलों को, सत्ता और विपक्ष के दलों को साथ लेकर चलना होता है। क्योंकि संसद उच्च सदन में हमने देखा है कि ये जिम्मेदारी बखूबी राज्यसभा के जो पहले के सभापति रहे हैं वो निभाते रहे और उस उच्च परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, जो अब हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, वो निभाएंगे और निश्चित तौर पर देश को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, उच्च सदन को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सांसद के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर इससे पहले देश और समाज को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। और हम जानते हैं कि आरएसएस के समर्पित स्वयंसेवक से उनकी जो यात्रा शुरू हुई वो निरंतर आगे बढ़ती रही है। तो निश्चित तौर पर भारत देश को इस बात का लाभ मिलेगा कि एक अनुभवी राजनेता अब एक संवैधानिक पद पर बैठकर, उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान होकर राज्यसभा के सभापति के तौर पर उच्च सदन का सफलतापूर्वक संचालन करता नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी बात भी होगी कि हम जानते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और ऐसे समय में जब 2047 तक विकसित भारत में सभी के योगदान की अपेक्षा की जा रही है और उच्च सदन की जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, राज्यसभा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, उसमें हमने देखा है कि ऐसी डिबेट्स होती है, ऐसी बहसें होती हैं जिससे एक संदेश निकलता है और हमारे जो लक्ष्य हैं, भारत के तमाम जो दूरगामी लक्ष्य हैं विकसित भारत बनने में या फिर तमाम लक्ष्यों को पूरा करने में, विकास के लक्ष्यों को या फिर सामाजिक जागरूकता के, उसमें सदन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो। और कई बार तो हम देखते हैं कि ये ज़्यादा अपेक्षा की जाती है उच्च सदन के नेताओं से कि वो विधायी कामकाज के दौरान होने वाली बहस हो या फिर किसी मुद्दे पर सदन में चर्चा, उसमें ज़्यादा गंभीरता दिखाएं, क्योंकि उनके पास कहा जाता है ज़्यादा अनुभव रहता है, उसमें वरिष्ठ नेता आते हैं। तो ये एक कई बार हम देखते भी हैं कि बहुत महत्वपूर्ण और सारगर्भित चर्चा गंभीर विषयों पर होती है और उसमें एक सर्वानुमति बनती है। तो निश्चित तौर पर सभापति पर जिम्मेदारी भी होती है और सभापति को क्रेडिट भी जाता है कि जब राज्यसभा सफलतापूर्वक वहाँ संचालन होता है और हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण विषयों पर, विधायी कामकाज पर बहस होती है, चर्चा होती है और सदन का कामकाज होता है। बिल्कुल शैलेंद्र, तो सीपी राधाकृष्णन जो आप देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन जिस तरह से रहा है वो देश के लोगों के लिए, देश के हित के लिए निश्चित तौर पर काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 13 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियों, मेटाडेटा मानक, कानूनी संरचनाओं, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल है। ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज वाराणसी और अयोध्या की यात्रा करेंगे। मॉरिशस पीएम आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर बाद डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। आज वो अयोध्या जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों श्री राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना हो जाएंगे और प्रभु श्री राम लला के दर्शन एवं पूजन में भाग लेंगे। इसी क्रम में राम जन्मभूमि परिसर में उनके लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रतिभागी कुछ प्रस्तुतियां भी देंगे। प्रतिभागियों का कहना है कि वो उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों को मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अयोध्या की पावन नगरी में मतलब हम लोगों को डांस प्रस्तुति करने का मौका मिला और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों की प्रस्तुति सबसे बेस्ट हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और खुद में भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें इतने अच्छे ओकेजन के लिए हमें बुलाया गया है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्य मानते हैं कि हमें यहाँ बुलाया गया और हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो और ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हमें देखेंगे, हम अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात क्या ही हो सकती है हमारे लिए। तो हमारा कल्चर जो यूपी का है, लखनऊ घराना है या जो भी घराना है, सारा उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिससे उन्हें भी पता चले हमारा कल्चर क्या है, वो भी हमसे हमारे चीजें एक्सप्लोर कर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के अयोध्या दौरे पर एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर ने कहा कि अयोध्या जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने पूरी तरह से स्थल निरीक्षण किया है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जनपद अयोध्या में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी विजिट है, जिसको लेकर के हमारे और डीएम साहब द्वारा और सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। जो व्यवस्थाएं इस विजिट के लिए पूरी की जानी है उनको पूरा कर लिया गया है। रुक करते अगली खबर का। बिहार में कांग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी की मां से जुड़े एआई वीडियो के जारी होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इस वीडियो को पीएम की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरे देश को गुमराह करने और देश की माताओं का अपमान करने की कोशिश है। बिहार की राजनीति में एक और तो कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री को मां की गालियां दिलवाती है और जब उतने से भी उनका पेट नहीं भरा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का प्रयोग करके इस प्रकार के नकली फर्जी वीडियोस बना करके पूरे देश को भ्रमित करने का और देश की माताओं को अपमानित करने का काम कर रही है।
राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस अपना वर्चस्व खो चुकी है और अब वो घटिया हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस ने अपने स्टेट हैंडल पर जो वीडियो अपलोड किया वो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे आ गई है और अपना वर्चस्व खो चुकी है। कांग्रेस समाप्त प्राय हो गई है। अब वो ओछे हथकंडे अपना रही है। कभी मोदी सरनेम को लेकर के और गालियां बोलना, अभी अभी कांग्रेस के खुद के स्टेट हैंडल पर और उन्होंने और माँ को लेकर के और सपना दिखा करके और मिमिक्री की है। ये भी अत्यंत निंदाजनक है। कांग्रेस ने जो कुछ भी इस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया है उसकी तो निश्चित रूप से समाज भी निंदा करेगा और कांग्रेस को इसका सबक भी सिखाएगी जनता। वहीं चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईसीआई ने भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद को भी तेज कर दिया है और इसी कड़ी में ईसीआई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया है। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। मीडिया अधिकारियों के लिए कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि मतदाताओं और अन्य हितधारकों को समय पर सत्यापित और प्रामाणिक जानकारी मिल सके और वे गलत जानकारी से गुमराह ना हों। इसमें उन्हें एसआईआर की संवेदनशीलता के साथ इसकी पूरी प्रक्रिया, इसमें आने वाली चुनौतियों और उठने वाले सवालों से रूबरू कराया जाएगा। आयोग देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया अगले माह से शुरू कर सकता है। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित साजिश से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन जमानत याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ कर सकती है, जबकि मिरान हैदर की जमानत याचिका पर सीजेआई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच सुनवाई करेगी। इन सभी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ईसीआई ने भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद भी अब तेज कर दी है और इसी कड़ी में ईसीआई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन भी किया है। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार ही होते हैं। मीडिया अधिकारियों के लिए कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि मतदाताओं और अन्य हितधारकों को समय पर सत्यापित और प्रामाणिक जानकारी मिल सके और वो गलत जानकारी से गुमराह ना हो। इसमें उन्हें एसआईआर की संवेदनशीलता के साथ इसकी पूरी प्रक्रिया, इसमें आने वाली चुनौतियों और उठने वाले सवालों से भी रूबरू कराया जाएगा। आयोग देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया अगले माह से शुरू कर सकता है। और सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने एक संयुक्त ऑपरेशन के अंतर्गत 1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट के माध्यम से साझा की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ रुपए के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। समय रहते बचे खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, गंगालूर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक और नक्सली मारा गया। गंगालूर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों की पूरी टीम को घेरा है।
और ये कार्रवाई की गई है। घटनास्थल से 303 राइफल सहित अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलियों को किस तरह से मार गिराया जा रहा है, उसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें गंगालूर मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया था और उसके बाद डीआरजी जवानों ने नक्सलियों की पूरी टीम को घेरा और उसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर सुरक्षा बलों के और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, जिसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, लगातार हम देख रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और आज भी 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, बस्तर में फोर्स के बढ़ते दबाव के बीच जो माओवादी है तितर बितर हो रहे हैं, माने इधर उधर भाग रहे हैं। आज जिस तरह से जो मुठभेड़ चल रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को एनकाउंटर पे मार गिराने में सफलता हासिल की है। नक्सलियों के पास से 303 राइफल सहित आधुनिक हथियार भी मिला है और विस्फोटक सामान भी मिला है। और ये जो मुठभेड़ चल रही है बीजापुर जिले के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का इलाका है, इस इलाके में सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद इसमें 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा, कल भी जो छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद इलाका है, इस इलाके में सुरक्षा बलों को जो सूचना मिली थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में 25 सालों से जो अंडरग्राउंड सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, करीबन उसकी उम्र 58 साल थी और उसका नाम मनोज बालकृष्ण था, जिसे सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर पे मार गिराया है। इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों की टीम और गरियाबंद पुलिस ने जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था, इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की टीम, E30 की टीम, एसटीएफ कोबरा के बटालियन के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उस इलाके में जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, उस इलाके में घुसकर नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर एक बड़ी सफलता हासिल की और कहीं ना कहीं जो 10 नक्सली हैं उस इलाके में मारे गए। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, जो नक्सलियों के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, इसमें 1 साल में जो उन्होंने स्वीकारा है कि 366 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने की बात भी कही है। और लेकिन इनमें जो मारे गए जो 43 नक्सली का डाटा जो इनके पास अभी उपलब्ध नहीं है, जिसमें जो इन्होंने स्वीकारा है, जो नक्सली मारे गए, जो महासचिव वसव राजू, कामरेड चलपति, राज्य कमेटी का जो उदय है, विवेक कामरेड शर्मा है, मधु, जया, रुपेश, नीति, तमाम जो नक्सली थे ये इनके इनकाउंटर पे मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बस्तर के कोर इलाकों में लगातार जो सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है, इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है और जो सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर भी कर रहे हैं। मैं एक जो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक आंकड़े जो जारी किया गया, उस आंकड़े के मुताबिक 2020 से 28 जुलाई 2025 तक सुरक्षा बलों ने करीबन 566 नक्सलियों को मार गिराया है और करीबन जो 3283 जो नक्सली है, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। दूसरी तरफ जो 3119 नक्सली हैं, बड़ी संख्या में इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो नक्सल का कोर इलाका है, उस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 2026 का जो लक्ष्य है, 2026 तक नक्सलवाद का खत्म करने की जो बात कही गई, वो साफ दिखता नजर आ रहा है। बस्तर अब जो तेजी से शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, जो वर्षों से चल रहा हिंसा भय का जो दौर था, इस इलाके में अब कमजोर पड़ रहा है। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई है, जो जिस तरह से सरकार की दीर्घकालिक रणनीति है, जनता के सहयोग से इस इलाके में कहीं न कहीं जिस तरह से विकास भी हो रहा है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। जी सोमेश, हमने लगातार देखा है कि गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि नक्सलवाद का यानी कि लाल आतंक का 31 मार्च तक समूल नाश किया जाएगा और उसी संकल्प को लेकर के सुरक्षा बल भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। उसमें दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि यदि आप चाहते हैं तो आत्मसमर्पण करें, पुनर्वास की तरफ भी बढ़ें। जी, साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा।
जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान जो नक्सलियों के कोर इलाका है, इस इलाके में जिस तरह से घुस कर लगातार ताबड़तोड़ उनका एनकाउंटर भी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो नक्सली है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो कल मुठभेड़ हुई थी, जो बालकृष्ण है, जो नक्सलियों का शीर्ष नेता था, उस पर कई गंभीर आरोप थे। उसके ऊपर हत्या, लूट, पुलिस पर हमला करना, तमाम तरह के आरोप थे। बालकृष्ण की मौत के बाद नक्सलियों को एक सबसे बड़ा झटका है। और आज भी जो गरियाबंद का इलाका है, उस इलाके में जिस तरह से जो मुठभेड़ चल रही है, कुछ दिन पहले जो 24 जनवरी को जो मुठभेड़ चला था गरियाबंद इलाके में, उसमें 16 नक्सली मारे गए थे। इनमें से जो 12 नक्सलियों पर 3 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और उसी इलाके में जो नक्सलियों का जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर यानी चलपति, उसी इलाके में मारा गया था, जिसके ऊपर 90 लाख रुपए का इनाम था। जो भी ये इनकाउंटर हुआ था, नुआपाड़ा का जो इलाका है, गरियाबंद का जो धमतरी डिवीजन कमेटी का प्रमुख जो सत्यम गावड़े है, ये भी इनकाउंटर में मारा गया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पहला मौका था जब छत्तीसगढ़ में किसी मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी का सदस्य मारा गया था। चलपति उर्फ अप्पा था, जो गरियाबंद के इलाके से जो 3 राज्यों का एक्टिविटी जो कंट्रोल करता था। और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, बड़ी संख्या में नकली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। कल जिस तरह से जो बीजापुर जिले में 23 लाख रुपए के 6 इनाम समेत 26 जो नकली उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और जो मोदी नेटवर्क पर इस पर करारा पहाड़ माना जा रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, विस्फोटक सामान भी उनके पास से मिल रहे, कई आधुनिक हथियार भी मिल रहे हैं। और जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि अब अंतिम चरण में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद दिल्ली FRRO की मदद से इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं, जो कि साल 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान ढाका में साउथ पारा के निवासी फरजाना अख्तर के रूप में हुई है। वहीं आरको खान और नजमा बेगम बांग्लादेश में जैसोर जिले की रहने वाली हैं। इसके अलावा रेशमा अख्तर बांग्लादेश के पलपारा की रहने वाली हैं। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद CP राधाकृष्णन ने DDU पार्क जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। तो आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली। उसके बाद राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां DDU पार्क पहुंचकर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। और पंजाब के खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अदालत आज सजा सुना सकती है। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह को 10 सितंबर को अदालत ने साल 2013 में एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी ठहराया था। भारतीय सेना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री पर सेना के पलायन को लेकर टिप्पणी करने का आरोप है, जिससे पूर्व सैनिकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के विरोध में आज कोलकाता के मेयो रोड पर गांधी प्रतिमा के पास पूर्व सैन्य कर्मियों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा बार बार की जाने वाली ऐसी टिप्पणियों से सेना के सम्मान
और गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगने की पुरजोर मांग की है। यह विरोध प्रदर्शन कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आयोजित किया गया। हम लोगों को ठेस पहुंचा है। हम लोग देखिए, जो आर्मी देश के लिए, देश के हित के लिए बारंबार काम करता है, 24 घंटा निरंतर प्रयास से आर्मी लोग जो काम करता है बॉर्डर पे, पूरा इंडिया का जो जनता है वो जानता है, और आर्मी के लिए पूरा समाज, हम लोग पूरा देश गर्वित है, क्योंकि ऑपरेशन विजय हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो विजय मिला है, उसके पहले भी कारगिल दिवस, कारगिल लड़ाई में भी हम लोग को विजय मिला है। 1971 में भी हम लोग लड़ाई में जीते थे। तो आर्मी लोग, हम लोग कोई पीछा नहीं हुए कभी भी कोई काम पे। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ बोला, जब ममता बनर्जी को देख के आर्मी लोग पीछा हो गए, तो ये जो बात है बहुत ही निंदनीय है और दुखदायक है। भारत की गौरवशाली इतिहास में कहीं भी भारतीय सैनिक पिछपा नहीं लिया, पीछे नहीं गया। 1947 से लेके 2025 तक अगर आप इतिहास देखेंगे कहीं भी, आपको देखा जाएगा भारतीय सैनिक का गौरवशाली इतिहास। आप 1999 में कारगिल लड़ाई में देखिए, कैप्टन बात्रा कैसे लड़ाई किया, और दखल करने के बाद, पहाड़ दखल करने के बाद बोला कि मैसेज भेजा कि दिल मांगे मोर, और चाहिए हम लोगों को, पीछे पा नहीं हुआ। उम्र कितना था? 26 साल। देखिए, चोट तो डायरेक्ट दिल पे पहुंचा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने क्या बोले कि सेना बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जबकि नहीं। हम जो कसम खाते हैं, हमने जो एक रिगोरस ट्रेनिंग लेते हैं, हम जो सीख के आते हैं, उसमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सबसे पहले देश है, उसके बाद मेरे साथी है। लेकिन उन्होंने वो डायरेक्ट, उन्होंने हम जो सीख के आए, हम जो कसम खा के आए, उन पे ऊपर उन्होंने उंगली उठाए। ये सबसे बड़ा चोट है। उन्होंने हमारा स्वाभिमान पे उन्होंने हम चोट पहुंचा है। और पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग क्षेत्र के अपर रिम्बी में आधी रात को हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग लापता हैं। ये भूस्खलन इतना भयावह था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से 2 घायल महिलाओं को निकालने में कामयाबी हासिल की। एसपी गेजिंग शेरिंग शेरपा के अनुसार सफल निकासी और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने के बावजूद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और 3 अभी भी लापता है। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही में अब तक 2214 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं 55 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 23,337 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 3,88,508 लोग बेघर हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चल रहे राहत कार्यों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। राज्य में अब तक लगभग 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंच चुका है। स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ में आज उच्च स्तरीय मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में वो सभी विभागों के सचिव और सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय सेना ने 8 सितंबर से 10 सितंबर तक अभ्यास सियोम प्रहार का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस दौरान सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के प्रयोग का अभ्यास किया। इस अभ्यास के जरिए ड्रोन से सतत निगरानी और युद्ध क्षेत्र की सटीक जानकारी एकत्रित करने की तैयारियां पर की गई। इसके साथ ही युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने में ड्रोन की परिवर्तनकारी भूमिका पर भी जोर दिया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भविष्य के युद्ध के लिए रणनीतियों को प्रमाणित करना था। इस अभ्यास ने पारंपरिक लड़ाकू हथियारों और उभरती तकनीकी क्षमताओं के बीच अनुकूलनशीलता और तालमेल के महत्व पर भी प्रकाश डाला। भारतीय रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC ने सऊदी अरब आभूषण प्रदर्शनी SAJEX 2025 का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास, रियाद स्थित भारतीय दूतावास और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हो रही है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत सऊदी व्यापार संबंधों को मजबूत करते हुए खाड़ी सहयोग परिषद GCC और वैश्विक बाजारों में नए अवसर उपलब्ध कराना है। ये प्रदर्शनी 11 से 13 सितंबर तक जेद्दा सुपरडोम में आयोजित की जा रही है। इसमें 250 बूथों पर 200 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। इसके 2000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजनयिक सर्जियो गोर ने ट्रंप मोदी संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। गौर ने कहा कि वे भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को पूरा करना शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी और भारत के तेजी से विकास करते हुए मध्यम वर्गीय लोग अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अनेक अवसर देते हैं। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with them in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के नामांकन को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि नामांकन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संबंधों का प्रतीक है। रूबियो ने जोर दिया कि 21वीं सदी की कहानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी और भारत इसके केंद्र में है। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लड़ाकू कमान का नाम बदलना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ काम करने की जरूरत है। रूबियो ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिनिधि का होना जिसे प्रशासन और ओवल ऑफिस दोनों में सीधी पहुंच हो, अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। India is, I would say, one of the top relationships the United States has in the world today in terms of the future of what the world's going to look like. The 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through. नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए विनाशकारी विद्रोह के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जारी है। राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम सरकार के जल्द गठन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और स्पीकर देवराज घिमिरे ने बैठक की। दोनों नेताओं ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और समसामयिक मामलों पर चर्चा की और वर्तमान राजनीतिक गतिरोध के जल्द समाधान पर जोर दिया। बैठक में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संविधान के दायरे में राजनीतिक समाधान तलाशा जाएगा। वहीं मौजूदा हालात में राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की रेस में सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में हैं। इस बीच सबसे अधिक संवेदनशील जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में आज भी निषेधाज्ञा और कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं देश विदेश सभी जगह से नेपाल के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि गुरुवार को किसी बड़े हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली है और जिसके बाद अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि नेपाल जल्द वापस शांति की राह पर होगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि नेपाल जल्द ही शांति की राह पर होगा। और भारत और ये संसद भवन की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं। संसद भवन से ये तस्वीरें आ रही है, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंच चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के महासचिव, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा ज्योतिराव फुले को नमन कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आज का दिन कई मायनों में खास। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर आज नवनिर्वाचित सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति की शपथ ली। उसके बाद उन्होंने राजघाट का रुख किया, जहां उन्होंने बापू को नमन किया, और उसके बाद संसद भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर बापू को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। प्रेरणा स्थल, जहां पर महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित है, और देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन यहां पहुंचकर सभी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करेंगे। संसद भवन परिसर के प्रेरणा स्थल से ये सीधी तस्वीरें आ रही है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और अब वो पौधा लगा रहे हैं। तो संसद भवन के प्रेरणा स्थल से सीधी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद एक पौधा लगाते हुए भी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नजर आ रहे हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 चल रहा है। मेघालय के उमरोई में 1 सितंबर से चल रहा ये संयुक्त प्रशिक्षण नोड 14 सितंबर तक चलेगा। 2006 में शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच संचालन क्षमता, आपसी समझ और आतंकवाद रोधी क्षमताओं में सुधार करना है। अभ्यास में युद्ध प्रशिक्षण, बंधकों के बचाव और जंगल में जीवित रहने का प्रशिक्षण शामिल है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन और थाईलैंड की प्रथम इन्फेंट्री बटालियन के 53 जवान शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। अगस्त में हुए यूपीआई नियमों के बदलाव के बाद एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट्स को और आसान बना रहा है। अब पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई जा रही है। 15 सितंबर 2025 से आप 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे में 10 लाख तक पेमेंट कर सकेंगे। सरकारी ई मार्केट प्लेस और टैक्स पेमेंट की लिमिट भी बढ़कर 5 लाख रुपए होगी। ट्रैवल बुकिंग में अब 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट होगी। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में एक बार में 5 लाख, प्रतिदिन अधिकतम 6 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। लोन और ईएमआई कलेक्शन की सीमा को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया जाएगा। ज्वेलरी खरीदारी में नई लिमिट के बाद 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैब 6 लाख तक भुगतान कर सकेंगे। खेल की खबरों में हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के 2 खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5वीं वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी कोडाई नारोका को मात दी। आयुष ने ये मैच 21-19, 12-21, 21-14 से अपने नाम किया। इससे पहले लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के ही एक अन्य खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को मात दी। लक्ष्य ने प्रणॉय के खिलाफ मैच 15-21, 21-18, 21-10 से अपने नाम किया। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज हांगकांग ओपन में पुरुष युगल वर्ग का क्वार्टर फाइनल खेलने उतरेगी। सात्विक चिराग की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की मलेशियाई जोड़ी से होगा।
और समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।